हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवे में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का सेशन मैं लेके आया हूँ आरबीआई असिस्टेंट के लिए। ये जो सेशन है ये आरबीआई असिस्टेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और साथ ही साथ कोई भी अगर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। आज की वीडियो में करने क्या जा रहा हूँ, आज की वीडियो में करने जा रहा हूँ कंप्यूटर नॉलेज। जैसे कि आपको मालूम है कल एक वीडियो हमने करा था जिसमें हमने पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी। अब उसी स्ट्रैटेजी के तहत आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर को मैं 2 दिन में डील करूंगा, 50% आज करूंगा, 50% कल करूंगा। तो ये 2 दिनों में प्रीवियस ईयर पेपर डील करूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। मैंने सिलेबस कल ही डिस्कस कर दिया था। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू पेपर का स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे और उसी के आधार पर अगले 2 मंथ में हम उसको आपको प्रिपेयर कराएंगे। तो जस्ट आप बने रहिए पांडे सर पाथ में, अंत तक वीडियो तो जरूर बने रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं 50% इसलिए करा रहा हूं क्योंकि उस 50% सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं कराऊंगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको डिलीवर करूंगा इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आपको देने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर का 50% क्वेश्चन आज और 50% कल। तो लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर नॉलेज फॉर आरबीआई असिस्टेंट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गाइस, ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहा गया है सवाल ये देख सकते हैं। नॉर्मल से ये क्वेश्चन है, आपको चैप्टर भी बताता जाऊंगा कि ये चैप्टर किससे लिया गया है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन टू अलाउ पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है या स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जिसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड हमारा बाकी सारे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके। यानी सिंपल सा बात है, ये सारे लिस्ट में वो कौन सा डिजाइन सॉफ्टवेयर है या कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग किया जाता है इनपुट या आउटपुट डिवाइस को सारे कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करने में। सही आंसर क्या होगा ये पूछा गया है। गाइस, क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है मैं आपको बता देता हूं। डिवाइस ड्राइवर एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये सॉफ्टवेयर से लिया गया है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है और इसका यूज क्या है। इसका यूज है ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके बीच में। तो दोस्तों ये एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है, एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हमारे सिस्टम से यानी कंप्यूटर सिस्टम से। सिंपल सा बात है, आपको याद होगा कि पहले के जमाने में क्या होता था कि आपने अगर कीबोर्ड परचेज किया साथ में एक सीडी देती थी, सॉफ्टवेयर सीडी। आपने प्रिंटर घर में लाया, एक अलग से सीडी दी जाती थी। वो सीडी क्या होता था, एक ड्राइवर सीडी होता था। हम क्या करते थे, कीबोर्ड यूज करने से पहले उस सीडी को प्ले करते थे। वो क्या करता था, कीबोर्ड के रिगार्डिंग वहां पे इंटरफेस क्रिएट कर देता था। देन हमारा कीबोर्ड इजिली प्ले हो जाता, यूज हो जाता था। तो दोस्तों आज से कुछ समय पहले की बात करते हैं। उसमें क्या हम लोग मदरबोर्ड सीडी का इस्तेमाल करते थे सारे इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हम लोग इवन की स्पीकर के लिए भी आपका ड्राइवर सीडी आता था। इवन की हमारे प्रिंटर के लिए, कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, हर चीज के लिए एक अलग से ड्राइवर सीडी आती थी। इसका बस काम इतना था कि वो जो डिवाइस आया है वो हमारे सिस्टम में सही से काम कर सके और इसीलिए वहां पे इंटरफेस क्रिएट करके देता था। वो था हमारा डिवाइस ड्राइवर। तो समझ में आ गया होगा डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा डिवाइस ड्राइवर। थोड़ा सा और सारे ऑप्शन को बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जिक्र करने की आवश्यकता है नहीं। इंटरप्रेटर क्या है दोस्तों, इंटरप्रेटर भी हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। यानी कि अगर कोई भी कोडिंग हम लोग करते हैं जावा में, तो जावा कोड को 1010 में कन्वर्ट करने का काम करता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या है, एक तरह का ट्रांसलेटर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको आपको मालूम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर होता है। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम मैनेजमेंट का काम कौन करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। यानी एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि हम मान लीजिए कि हम क्या यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप को यूज करने के लिए क्या चाहिए भाई, तो इंटरनल में 64 जीबी रैम चाहिए, सॉरी 64 जीबी इंटरनल मेमोरी चाहिए, 1 जीबी रैम चाहिए। तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो गया और ये सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर को उस हार्डवेयर तक मिलाने का जो काम करता है वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। तो ये सबके बारे में वीडियोस बनाएंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल सिर्फ आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो गया
क्या, तो डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, रॉम क्या है, तो रॉम हार्डवेयर है, इसलिए इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब आते हैं अगले आंसर में। द इंटरनेट इज ए सिस्टम ऑफ, क्या है, व्हाट इज द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है इसके बारे में पूछा गया है। इट्स अ बग, इट्स अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनपुट आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट को हम लोग कहते हैं इट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। एक लाइन में अगर इंटरनेट को परिभाषित करना है तो याद रखिएगा, इंटरनेट को बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोला जाता है किसको, तो इंटरनेट को। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहा जाता है किसको, तो इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। थोड़ा सा और इसको विस्तार में जाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को अगर जोड़ते हैं तो हमारा एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर एक से अधिक नेटवर्क को हम लोग अगर जोड़ दें तो हमारा इंटरनेट बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क। इंटरनेट सिस्टम ऑफ क्या है, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हमारा ये होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेटिंग फॉन्ट फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में यानी एमएस वर्ड में फॉन्ट को सही करते हैं, यानी कि उसका साइज सही करते हैं, उसका फेस सही करते हैं, उसका अलाइनमेंट सही करते हैं, यानी फॉन्ट के रिगार्डिंग कोई भी अगर चेंजेस हम लोग करते हैं। फॉन्ट क्या होता है पता है ना आपको, ये मैं लिख रहा हूं, ये फॉन्ट हो गया, तो ये फॉन्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी चेंजेस हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं, डॉक्यूमेंट कहने का मतलब एमएस वर्ड ही हो जाता है। ठीक है, तो फॉन्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी हम लोग चेंजेस करते हैं उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, दिस इज नॉन एज ए फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग याद रखिएगा। अगर हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर उसके फॉर्मेट में यानी कि उसके कलर, उस कह सकते हैं कि उसके अगर लुक में अगर चेंजेस करते हैं तो वो मेरा फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग से ही बड़ा एक पार्ट होता है एडिटिंग। एडिटिंग भी आपसे पूछा जाएगा, तो एडिटिंग क्या होता है आपको याद रखना। हम लोग जो फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट जो करते हैं ये काम हमारा आता है एडिटिंग के अंदर। दो तीन चीजें हैं जो मिलता जुलता है। फॉर्मेटिंग क्या हो गया, अगर फॉन्ट वगैरह में चेंजेस कर रहे हैं, उसका कलर चेंज कर रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं, फेस चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया फॉर्मेटिंग। अगर हम लोग एडिट कर रहे हैं यानी उसको रिप्लेस कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाता है एडिटिंग। एक और इसी से मिलता जुलता टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफिंग। ठीक है, प्रूफिंग क्या होता है, अगर हम लोग करेक्शन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है, ग्रामेटिकल सही करते हैं, स्पेलिंग सही करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रूफिंग। तो तीन टर्म है, याद रखिएगा। फॉर्मेटिंग अगर फॉन्ट वगैरह में चेंजेस कर रहे हैं, एडिटिंग, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रूफिंग अगर हम लोग ग्रामेटिकली सही कर रहे हैं तो वो हमारा आ गया प्रूफिंग। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द विंडो एक्सप्लोरर, व्हाट इज द विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है दोस्तों। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, अभी आपने देखा होगा, अभी अगर मैं अल्ट टैब करूं तो मेरे नीचे बहुत सारे विंडोज ऐसे मिनिमाइज करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे विंडोज हैं जो मेरे ओपन है और वो मिनिमाइज करके रखे, वही है विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, यानी आप नीचे देख रहे हैं टास्क बार में बहुत सारा जितने भी आपके फोल्डर ओपन है वो नीचे मिनिमाइज हो जाते हैं, तो वही है विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है, तो विंडो एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजर। ये बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, तो विंडोज एक्सप्लोरर सिंपल सा बात है कि जितने भी विंडोज होते हैं, विंडोज क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशन, रेक्टेंगल एप्लीकेशन हमारे स्क्रीन पे होते हैं उसे विंडोज ही कहा जाता है। ठीक है, अब उसे एक्सप्लोर करते हैं यानी उसको हम ओपन करते हैं। सारा फाइल एक जगह नीचे आ चुका है तो वो हैंडल कौन करता है, वो जो सारा फाइल नीचे है वो हैंडल करने का काम है, वो एक सॉफ्टवेयर करता है जिसे हम लोग फाइल मैनेजर कहते हैं। और फाइल मैनेजर किसको सही करता है, तो विंडो एक्सप्लोरर को सही करता है। सिंपल सा बात है, बहुत सारा विंडो है, ठीक है, इसको मैनेज करना है, कौन कर रहा है, तो विंडो एक्सप्लोरर, इसी को ही विंडो एक्सप्लोरर कहते हैं। बहुत सारा फाइल है, विंडो एक्सप्लोरर हो गया, इसको हैंडल कौन करता है, तो फाइल मैनेजर करता है। फाइल मैनेजर क्या है, तो ये मेरा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आसान भाषा में समझिए। फाइल मैनेजर काम क्या है, फाइल हैंडल करना, बहुत सारे फाइल को हैंडल करता है, इसी में से एक फाइल आता है विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर को हैंडल करता है। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, बहुत सारे जितने भी मेरे विंडोज होते हैं यानी जितने भी मेरे ऐप फोल्डर ओपन होते हैं वो सबके कलेक्शन को हम लोग विंडो एक्सप्लोरर यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये सारा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं आपको बता दूं। ये इसी से अंदाजा लग गया होगा, अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट सारा सॉफ्टवेयर से लिया गया, ठीक है, तो एक अच्छी बात है। अगला आता है, व्हाट डज जार स्टैंड फॉर। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। जार कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये जावा लैंग्वेज से लिया गया, ठीक है। तो जार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ जार। जार का मतलब होता है जावा आर्चिव। जावा जार का मतलब क्या होता है, जावा आर्चिव। ये जावा आर्चिव होता है क्या। तो जावा आर्चिव क्या होता है कि जब भी हमारे अगर मान लीजिए हमारे सिस्टम में जावा एप्लीकेशन को रन करवाना है या जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, तो हम क्या इंस्टॉल करते हैं, हम जार इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जावा आर्चिव, इसमें क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ सारे कलेक्शन ऑफ क्लास हो जाता है, ठीक है। जितने फाइल्स होते हैं, जितने भी इमेजेस होते हैं, ठीक है, जितने भी इमेजेस हो गए, जितने भी आपके ऑडियो वीडियो जो भी है, यानी कि एक जावा को रन करने के लिए जितने भी फाइल्स की आवश्यकता पड़ती है, सारा कलेक्टिंग फॉर्म में कहाँ में रखा रहता है, जार में रखा होता है। यानी हमें अगर जावा को रन करना है तो हमें जार फाइल को ही आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो जार स्टैंड फॉर जावा आर्चिव। इट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, इमेजेस एंड क्लासेस विच इज यूज्ड टू रन अ जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी सारा मटेरियल की आवश्यकता है वो सारा जार में रखा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी से मिलता जुलता दो तीन चीजें और मैं आपको बता देता हूं, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक टर्म होता है आपका जेवीएम, ठीक है। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेता हूं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आसानी होगी। चलिए थोड़ा सा और मैं खुद को हाइड कर देता हूं। समझिए, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये क्या करता है कि एप्लीकेशन को रन करना है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए ये इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, ठीक है। यानी जावा को रन करना है तभी वो रन करेगा जब वो जेवीएम होगा, जावा वर्चुअल मशीन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा तो वो रन करेगा। रन इन्वायरमेंट हमें ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। रन इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जेवीएम। क्लियर हो गया। अब जेवीएम तो सिर्फ रन करवाएगा, सिर्फ रन करवाएगा। जावा को अगर रन, मतलब सिंपल सा बात है कि ये क्या दे दिया, एक एसलेटर दे दिया, ये एसलेटर है, ठीक है। लेकिन क्या कोई मशीन सिर्फ एसलेटर से स्टार्ट हो जाएगा, जी नहीं। तो इसको रन करने के लिए कुछ और एडिशनल फाइल चाहिए होती है, ठीक है। तो वो हमारा कौन देता है, वो देता है हमारा JRE, JRE, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी जेवीएम क्या करता है, ये सिर्फ रन करवाने में काम आएगा, ठीक है। रन करना है तो जेवीएम, ठीक है। लेकिन अकेले वो रन नहीं करेगा, उसके लिए जेवीएम भी चाहिए, साथ ही साथ मान लीजिए कुछ क्लास भी चाहिए, कुछ लाइब्रेरी फाइल भी चाहिए। तो ये सब के कलेक्शन को कहा जाता है JRE, ठीक है। तो जावा RE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये एक माहौल बना के देता है कि ताकि जेवीएम रन कर सके। एक सिंपल सा याद रखिएगा, जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, जो जावा को रन करवाता है। ये क्या करवाता है, रन करवाता है। उसके लिए माहौल कौन क्रिएट करके देता है, तो JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, जेवीएम प्लस कुछ एडिशनल फाइल, ठीक है। अब है कि ठीक है, सिर्फ जावा को रन नहीं करवाना, जावा को तो लिखना भी है ना। तो जावा को लिखने के लिए और भी सारे एप्लीकेशन की जरूरत होती है, जो हमको मिलता है जेडीके के अंदर, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। ये क्या देता है दोस्तों, तो ये तो हो गया रन करने के लिए। रन करने के लिए जो हेल्पिंग फाइल है वो JRE दे दिया, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम को हमको रन नहीं करवाना है, उसको हमको तो लिखना भी होगा, प्रोग्राम को कोड करना होगा। तो प्रोग्राम को कोड करने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, यानी जो भी आपको टूल्स चाहिए, वो जेडीके हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज जावा डेवलपमेंट की। तो जेडीके भी हो गया, फुल फॉर्म याद रखिएगा, JRE भी हो गया और जेवीएम भी हो गया। जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेडीके। जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जो मशीन को रन करता है।
रन क्यों रन करने करता है, जेआरई क्या है, तो जेवीएम प्लस सम लाइब्रेरी, यानी कि रन करने के लिए जो माहौल बना के देता है वो हमारा कौन है, वो जेआरई है। ठीक है, अब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो एनवायरमेंट देता है वो जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप कंप्यूटर इज आल्सो नॉन एज ए इंफॉर्मेशन एज अ नंबर क्रंचर्स। नंबर क्रंचर्स कहने का मतलब हो गया जो मतलब बहुत बड़ा बड़ा नंबर को कैलकुलेट कर सकता है, यानी कि सबसे बहुत, अगर हम लोग मिलियंस ट्रिलियंस डेटा को अगर कैलकुलेट करना है तो इनमें से कौन से कंप्यूटर को इस्तेमाल में लाया जाएगा। नंबर क्रंचर ही बहुत बड़ा, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है जिसमें नंबर क्रंचर ही बहुत ज्यादा नंबर का कैलकुलेट किया जाएगा। कहां इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, रिसर्च में इसका इस्तेमाल होगा, वेदर फोरकास्टिंग में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, वेदर फोरकास्ट, इसरो वगैरह जितना है सारा इसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट में इसका इस्तेमाल होगा। तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में बात होगी। ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो और मिनी में बस फर्क इतना है कि अभी हम लोग जो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है, वो हमारा क्या है, माइक्रो, हमारा लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, ये सारा माइक्रो कंप्यूटर है। क्यों कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक, अब इसी से कुछ एक्सटेंड कर दें, यानी कि मेरा लैपटॉप जो है, ऐसा ऐसा बहुत सारा लैपटॉप जो है तो ये माइक्रो ही, लेकिन क्या है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक ही टाइप का सर्विस दे रहा है या किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है, तो वो हमारा मिनी कंप्यूटर हो गया। जैसे बिलिंग मशीन, बिलिंग मशीन को हम लोग मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आप जो हमारा देख सकते हैं कि जो हम लोग बिग बाजार वगैरह में देखते हैं या कोई भी शॉपिंग मॉल में, बिलिंग के लिए सारा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, सारा उस लैपटॉप में या उस डेस्कटॉप में सिर्फ वो बिलिंग सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल किया गया, सब एक सर्वर से कनेक्टेड होता है। तो वो मेरा एक मिनी कंप्यूटर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर जो बिग डेटा को स्टोर करता है, बिग डेटा को स्टोर करता है, यानी जिस अगर पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी है, तो वो हमारा मेन फ्रेम का है। कहां इस्तेमाल होता है, तो बैंक का डेटा सेंटर हो गया भाई, हमारा जनगणना विभाग, सेंसस। ठीक है, हमारा सेंसस जो है, यानी इतना बड़ा हम लोग 150 करोड़ होने जा रहे हैं, तो 150 का डेटा कहीं रखा गया होगा ना, तो वो मेरा मेन फ्रेम में रखा हो गया। गूगल को उतना बड़ा डेटा कहीं रखा गया होगा, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर। फेसबुक का उतना सारा डेटा रखा गया होगा, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो अगर हमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए तो वी जस्ट गो विथ मेन फ्रेम। ठीक है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर रिसर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल में जाता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखते हैं। Which of among the following organizer developed Saga 220 सुपर कंप्यूटर इन 2000? सागा 220 सुपर कंप्यूटर है जो डेवलप किसने किया था, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो सागा है वैसे भारत का, ये भारत का ही सुपर कंप्यूटर है। किसने डेवलप किया था, तो इसरो ने डेवलप किया गया। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कोई भी सुपर कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड जो है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। किसमें, फ्लॉप, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। हमारा जो लैपटॉप होता है उसकी स्पीड हर्ट्ज में मेजर की जाती है, हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप हर्ट्ज में, लेकिन सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। ठीक है, वैसे याद रखिएगा सीडेक जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था क्रेवन, क्रेवन आपने नाम सुना होगा। तो क्रेवन जो है उस कंप्यूटर को डेवलप किसने किया था, सीडेक ने किया था। तो ये याद रखिएगा। और सागा 220 किसने बनाया है, तो इसरो ने बनाया। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, सॉरी क्रे तो वर्ल्ड का है, सॉरी यार बाय मिस्टेक, क्रे तो वर्ल्ड का है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सॉरी वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। सीडेक ने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था, ये गलत है। सीडेक ने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था हमारा परम। ठीक है, परम 8000, परम 8000 है जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया था, तो सीडेक ने बनाया था। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किससे मेजर की जाती है, तो वो फ्लॉप से मेजर की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये सागा 220 2011 में किसने बनाया था, तो इसरो ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे। In MS-DOS 6.22, which part identify the product uniquely? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो किसी प्रोडक्ट के यूनिकनेस को बता रहा है, यूनिकनेस यानी उसके सबसे अलग है, यानी कि सिंपल सा बात है, ये इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो बताएगा कि नहीं ये इसी का है। ठीक है, तो आंसर होगा 6.22 उसका वर्जन। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, आप ऐसे समझिए हमारे पास विंडोज 7 भी है,
विंडोज सब में विंडोज ही लिखा होता है, विंडोज ही लिखा होता है, ठीक है, सब जगह विंडो ही लिखा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, अब तो विंडोज 11 भी आ गया। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि यूनिकनेस क्या है, यानी कि सबकी यूनिक आइडेंटिटी कौन बता रहा है, तो ये बता रहा है ना उसका वर्जन 7, ये विंडोज 7 है, ये विंडोज 8, ये विंडोज 8 है, ये विंडोज 8.1, ये विंडोज 8.1 है। तो ये इसकी यूनिकनेस, यानी कि वो यूनिकनेस कहने का मतलब हो गया वही प्राइमरी की, इसका प्राइमरी की क्या हो गया, प्राइमरी की हमारा 7 हो गया या तो 8 हो गया, 8.1, यही हो गया, राइट आंसर हो गया 6.22 जो है इसके यूनिकनेस को बता रहा है, ठीक है। बाकी एमएस डॉस यूनिक नहीं, एमएस डॉस अगर लिखा रहे 6.1, 1.1 भी लिखा रहे तो एमएस डॉस ही है, उसी जैसे विंडोज की मैंने बताया सब जगह विंडोज ही लिखा होता है ना, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, तो ये सब में अलग क्या अलग है, कौन बता रहा है, तो वो उसका वर्जन है, वो उसके अलगनेस यानी यूनिकनेस को बताता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉपी एंड एक्स कॉपी आर द सेम इन द सेंस, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और मैं बता दूं, अब देखो एमएस डॉस से भी कमांड पूछा जा रहा है एग्जाम में, एमएस डॉस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो चलो जनरल नॉलेज का को क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन ये एमएस डॉस है, तो हम एमएस डॉस के भी कमांड आपको इस चैनल पे करवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो देखते हैं सवाल पे, कॉपी एंड एक्स कॉपी आर द सेम इज, दोनों क्या है, तो बोथ कैन बी यूज टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल, दोनों का इस्तेमाल होता है फाइल को कॉपी करने, ग्रुप ऑफ फाइल को कॉपी करने, ठीक है। कॉपी का मतलब समझ रहा है ना, कि भाई इसको यहां से उठा लो और यहां आके पेस्ट, कॉपी यानी सबको सेलेक्ट करते हैं। जो हमारा कॉपी से फायदा क्या होता है कि सोर्स में भी होता है, डेस्टिनेशन भी हमारा वो कंटेंट होता है। जब भी किसी चीज को कॉपी करेंगे तो अगर हम सोर्स से मान लो कि डी ड्राइव से उठा के हम लोग ई ड्राइव में भेजते हैं तो वही हो गया कॉपी करना, ठीक है। तो फायदा क्या होता है, सोर्स में भी होता है, डेस्टिनेशन भी होता है, तो दोनों का काम सेम है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, कुछ तो सेम होगा, अलग होगा। तो अलग ये होता है कि कॉपी जो करता है ना, सिर्फ फाइल को कॉपी करता है, ठीक है। मान लीजिए कि विवेक नाम का कोई फाइल बना हुआ है, तो फिर विवेक को सिर्फ कॉपी करेगा। लेकिन जब एक्स कॉपी करेंगे तो एक्स कॉपी क्या करता है, उसका पाथ भी बताता है, उसके डायरेक्टरी को भी बताएगा, और किस डेट को क्रिएट है वो भी वहां पे रिकॉर्ड ले जाता है। यानी कि मान लीजिए ये डी ड्राइव में रखा गया है, एक फोल्डर के अंदर रखा गया है, और ये इस डेट को मान लीजिए कि 24 तारीख को ये क्रिएट हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करता है, ठीक है। तो यही दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये क्या करता है, उसके मतलब क्रिएशन डेट वगैरह को भी कॉपी कर लेता है, और ये सिर्फ फाइल को ही कॉपी करता है। क्रिएशन डेट भी होता है, फाइल भी होता है, डायरेक्टरी भी होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइल ही कॉपी होता है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो नेमली दोनों का यूज तो यही है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज है एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड का इनमें से कौन सा वैलिड जूम साइज है, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा एमएस वर्ड का जो होता है वो 10% से लेकर 500% तक होता है, ठीक है। एक्सेल का जो होता है, एक्सेल का जो होता है वो भी हमारा होता है 10% से 500%। पावर पॉइंट जो होता है, पीपीटी जो होता है, ये होता है हमारा 10% से 400%, ठीक है। तो ये है दोनों में फर्क। तो ये दोनों में याद रखिएगा, एमएस वर्ड 10 से लेकर 500% तक हमारा होता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इन द पॉइंट, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हमारा हो गया, यहाँ पे याद रखिएगा एमएस वर्ड का कितना होता है, मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 500% होता है, ठीक है। और वही अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का सॉरी, अच्छा यार उल्टा लिख दिया, सॉरी मैं इसको फिर से फ्रेज कर देता हूँ। हाँ, एमएस वर्ड का कितना होता है 10 से 5%,
वर्ड और एक्सेल दोनों का होता है, वर्ड एंड एक्सेल ये दोनों का जो होता है ये होता है, सॉरी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का, एक्सेल एंड पावर पॉइंट का, सॉरी है, एक्सेल और पावर पॉइंट का जो होता है वो होता है 10 से 400% तक, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड की मतलब स्टैंडर्ड कितना, तो 100% ये सबको मालूम है, तो मिनिमम 10% जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम 500%, ठीक है। और एक्सेल और पॉइंट को मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400% कर सकते हैं। तो ये है इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं। इस टाइम यू टर्न योर कंप्यूटर, यानी जब भी हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, टर्न ऑन मतलब स्टार्ट, इट विल चेक द कंट्रोल फाइल, वो कौन से कंट्रोल फाइल को चेक करता है, ठीक है। जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं बूटिंग करना। बूटिंग के दौरान 4 काम होता है, एक बायोस होता है, दूसरा पोस्ट होता है, तीसरा लोडर होता है, ठीक है, उसके बाद सीपीयू कॉन्फ़िग होता है। ये अगर पूछा जाए कि बूटिंग का सीक्वेंस क्या है तो यही है। हम लोग जैसे पावर बटन चेक करते हैं तो वो बायोस पे चला जाता है, ठीक है। सबसे रोम में जाता है इंस्ट्रक्शन, रोम में क्या इंस्टॉल है तो बायोस इंस्टॉल है। ये क्या चेक करता है, ये भाई कंप्यूटर इनपुट ले सकता है कि नहीं और आउटपुट दे सकता है, ये चेक कर दिया बायोस। ये बोला ओके है, चला गया पोस्ट के पास। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, सारा हार्डवेयर सही है कि नहीं, ये चेक करेगा कौन, तो हमारा पोस्ट चेक करेगा। उसके बाद ये चेक करिए सारा हार्डवेयर सही है भाई, सारा पावर सप्लाई सही है, सारा देखना, नोटिस करना, अगर आपका कीबोर्ड अगर नहीं लगा रहेगा ना कीबोर्ड, तो कीबोर्ड मिसिंग का मैसेज आता है। कभी कभी ऐसा नोटिस करना, डेस्कटॉप में खासकर ये ज्यादा दिखेगा, कीबोर्ड अगर नहीं लगा कीबोर्ड का मिसिंग का एक मैसेज आता है, तो ये मैसेज यही जनरेट करता है। पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सारे डिवाइस का पावर चेक करना, सारा डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं ये चेक करना। उसके बाद चलाता है लोडर के पास। लोडर का क्या काम है, लोडर का काम है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या इंस्ट्रक्शन है उसको, जब कंप्यूटर बंद था तो हार्ड डिस्क में रखा गया था, तो हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर करने का काम जो है वो मेरा कौन करता है, वो मेरा लोडर करता है। तो लोडर एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर करना। अब जैसे ही रैम के पास चला गया, वो बगल में सीपीयू है, सीपीयू के पास जाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा। तो बूटिंग के दौरान ये सारा काम होता है। और जाहिर बात है ये सारा काम जब होता है तो इसमें कौन कौन सा कंट्रोल फाइल को चेक किया जाता है, ठीक है। यानी कंट्रोल फाइल किसके अंदर होता है, सी ड्राइव के अंदर ये सारा फाइल होता है, आप नोटिस कर लेना जाके। यानी जब लोडर के पास मामला चला जाता है तो वो क्या क्या चेक करेगा, तो वो कमांड भी चेक करेगा, आईओएस भी आई इनपुट आउटपुट सिस्टम भी चेक करेगा, और एमएस डॉस सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चेक करेगा। तो ये वाला फाइल है, ये सबको ये चेकिंग करता है, ठीक है। इसका कुछ और डेप्थ इंटरनल तक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो मैं कभी जब डॉस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल क्योंकि अभी बहुत अगर अंदर तक चला गया तो हैंग समझ में नहीं आएगा, तो बस अभी आपको समझना ये है कि कंप्यूटर टर्न ऑन करने को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग के दौरान ये सारा फाइल काम करता है, बायोस, पोस्ट, लोडर एंड सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी इसी के दौरान कुछ फाइल चेकिंग तो होगा ना भाई, ये हर लोडर भी जाएगा, लोडर भी कुछ फाइल चेक करेगा, पोस्ट भी फाइल चेक करेगा, ठीक है। तो ये कौन कौन सा फाइल को चेक करेगा, तो सबसे पहले command.com को चेक करेगा, इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करेगा, और एमएस डॉस को सिस्टम को चेक करेगा, ठीक है। तो हर टाइम ये सीक्वेंस है जो पूरा चेक करता है। ये हम लोग डॉस पढ़ेंगे तो ये पूरा पूरा कहानी हम इसके बारे में बताएंगे, कौन सा क्या काम करता है, इनपुट आउटपुट में क्या काम होता है, चेक डिस्क का क्या काम होता है, ये सारा हम जिक्र करेंगे जब हम इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बस आप ट्रस्ट बनाए रखिएगा पांडे सर पाते हैं, सब्सक्राइब कर लो यार अगर कोई अभी तक नहीं किए हैं तो। आगे देखते हैं। मूविंग अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, एक सेकंड यार, moving among the following options specify this action holding the mouse button down while moving an object of text। इनमें से कौन सा उसको स्पेसिफाई करेगा, जब माउस से किसी चीज को पकड़ के होल्ड करके और मूव करते हैं, मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, और या किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, यानी माउस से किसी को पकड़ के, अगर मान लो माउस लिए इसको सेलेक्ट करके ऐसे यहां कर दी, उसे क्या कहेंगे, ड्रैग करना कहते हैं, ड्रैग करके ना उठा के यहां से यहां रख देते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ड्रैगिंग इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, नेम द प्रोग्राम अ पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर यूजेस, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर जो हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप है, यूजेस टू गेट द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट आफ्टर यू टर्न इट ऑन, ठीक है। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो कौन सा पार्ट है जो चेक करता है, ठीक है।
ठीक है, यानी कि नेम द प्रोग्राम, इनमें से कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम अ पर्सनल कंप्यूटर यानी हमारा लैपटॉप यूसेज टू, जिसका उपयोग करता है किसके लिए, तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग पावर बटन दबाते हैं तो स्टार्ट करने के लिए कौन सा होगा, अभी हम इसके बारे में बताएं। आंसर होगा बायोस मेरे भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही तो चेक करेगा। देखो आपको मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपका बहुत सारा चीजें जो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला सवाल लिया गया है इंटरनेट से। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लाइन दैट डिस्क्राइब द कॉन्टेक्ट ऑफ द मैसेज व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल। जब हम लोग ईमेल भेजते हैं तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो हमें मैसेज के कंटेंट हो उसको डिस्क्राइब करता है। सही आंसर होगा हमारा, सही आंसर होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हम लोग मेल में लिखते हैं वो बताता है अबाउट द टेक्स्ट को, अबाउट द मैसेज को डिस्क्राइब करता है। अबाउट द मैसेज को अगर डिस्क्राइब करता है कौन, तो वो हमारा करता है सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। टू होता है और टू सीसी बीसीसी बताता है। अगर मान लीजिए टू क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी ए को मैंने मेल किया है तो उसका नाम टू में लिख देते हैं। ठीक है, अगर वही मेल का कॉपी हम चाह रहे हैं कि बी को भी जाए और सी को भी जाए तो उसका काम डाल देते हैं सीसी में, कार्बन कॉपी। ठीक है, लेकिन डी को भी भेजना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बी और सी को भी पता लगे कि ये मेल गया है डी को, तो उनका नाम डाल देते हैं बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो अगर विजिबल करना है तो सीसी कार्बन कॉपी में डाल देंगे, और बीसीसी यानी कि अगर ब्लाइंड करना है यानी कि इनविजिबल करना है और सारे कंटेंट से तो बीसीसी का। तो ये हो गया बीसीसी। टू जिसको भेजना है उसका कॉपी किसी और को भेजना है सेम मेल का तो सीसी में डालते हैं, लोगों से छुपा के भेजना है किसी और को सेम मेल को तो बीसीसी में डाल देते हैं। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। इनमें से कौन सा टाइप है जिसको हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू है जो इसमें कौन सा कहा जाता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन यानी लिस्ट आउट है तो मेरा पुल डाउन होगा दोस्तों, पॉप डाउन नहीं, पुल पॉप डाउन होगा, पॉप डाउन। ठीक है, पुल मतलब ऊपर जाना, पॉप पुल मतलब नीचे से ऊपर, ड्रॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, तो पॉप डाउन होगा, पॉप डाउन। ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है ऐसे आता है। ठीक है, पुल डाउन अगर हम लोग कहते हैं, पुल डाउन यानी कि नीचे से ऊपर। ठीक है, ड्रॉप डाउन में ऊपर से नीचे। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है, तो यानी कि पॉप डाउन होगा। ठीक है, पॉप डाउन होगा क्योंकि जो ऊपर से नीचे आता है उसी के बारे में। पुल का मतलब नीचे से ऊपर जाना होता है और पॉप का मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, पॉप अप, खैर ये भी नीचे ही आता है। तो खैर यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है वो किससे रिलेटेड, वो पॉप डाउन मेन्यू है, पॉप डाउन। ठीक है, पॉप डाउन होगा, तो राइट आंसर हो गया पॉप डाउन। पुल मतलब उठाना होता है। ठीक है, जीबी इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। जीबी जो है इनमें से कौन से बाइट के बराबर होता है। तो ये बहुत अच्छा लॉजिक है, समझिएगा। अगर केबी है तो एक केबी बराबर होता है 1024 बाइट, आपको मालूम है। और 1024 को हम लिख सकते हैं 2 का 10 बाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर। उसी तरह एमबी बराबर होता है 1000 गुने 1000 यानी कि 2 का पावर 20। उसके बाद होता है जीबी, तो जीबी का मतलब हो गया 2 का पावर 30। टीबी होता है 2 का पावर 40। ठीक है, पीबी होता है 2 का पावर 50। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। ईबी होता है 2 का पावर 60। उसके बाद होता है जेडबी। जेडबी होता है 2 का पावर 70। वाईबी होता है 2 का पावर 80। ब्रोंटो होता है 2 का पावर 90। जियोप होता है 2 का पावर 100। ठीक है, लिख लेना सारा। तो यहाँ किसके बारे में पूछा गया, जीबी के बारे में, तो होगा राइट आंसर 2 का पावर 30। कुछ भी पूछा था आंसर दे दो। ये कन्वर्जन से क्वेश्चन लिया गया था तो ये भी टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो हो गया सेशन आज का कंप्लीट। मैंने 50% जो आरबीआई के पहले वाले क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर दिया। आपको आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस एग्जाम, क्या इसका लेवल होता है। इसी को बेस बना के हम चैप्टर का वीडियोस यहाँ पे अपलोड करेंगे रेगुलर। रात 8 बजे आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। तो जुड़ना ना भूले पांडेसर पाथवेज पे। आपको
आपको नोट्स चाहिए पांडे सर पाथवे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, फेसबुक पे जुड़ जाइए पांडे सर पाथवे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए और चैनल को हर बच्चा सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा मार्क्स चाहते हो तो, नहीं तो बुरा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना यार। सब्सक्राइब और शेयर, बस इतना ही तो कह रहा हूं। आपको बेहतरीन कंटेंट दूंगा। आपको और क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, क्या किस टाइप का कंटेंट आप हमसे चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल 8 बजे सेम चैनल पर पांडे सर पाथवेज पे। गुड लक एंड बाय बाय।